सीबीएसई 10th क्लास स्टूडेंट्स ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। बड़ा इजी टॉपिक है, लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, तो बहुत ध्यान से पढ़ना है पूरे सिस्टम को। सबसे अच्छी बात यह है कि आप सब लोग इससे थोड़ा बहुत वाकिफ़ हो, थोड़ा बहुत एक्वेंटेड हो। आपने 7th क्लास में भी इसको पढ़ा हुआ है, छोटी क्लासेस में, और प्राइमरी क्लासेस से भी आप थोड़ा बहुत पढ़ते हुए आ रहे हो इसके बारे में। और सबसे अच्छी बात तो है यार कि खाना तो अपन रोज़ खाते हैं। हाँ, मुंह में आप कुछ जब फूड डाल करके च्यू करते हो तो एवरीबडी नोज व्हाट इज हैपनिंग प्रिसाइसली इनसाइड द बकल कैविटी, इनसाइड द माउथ। माउथ को बकल कैविटी बोलते हैं। फिर अंदर जाएगा, अंदर जाके क्या होगा, उसको किस तरह से उसका डाइजेशन होगा, ये सारी बातें जो हैं वो इस सेक्शन में हमको पढ़नी है। विच सेक्शन ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम, व्हाट एक्टिविटी इज हैपनिंग, इसके बारे में हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम ये सब सीख लेंगे बिल्कुल आराम से, कोई टेंशन नहीं है। इट्स वेरी इजी। तो अब देखें कि क्या ये जो टॉपिक है, दिस इज एक्चुअली अ सब टॉपिक फ्रॉम न्यूट्रिशन फ्रॉम द चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। हाँ, तो हम ये देखें कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जब हम पढ़ेंगे तो उसकी बैकग्राउंड ये है कि हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की बात कर रहे हैं। और जब हम न्यूट्रिशन वर्ड यूज़ करते हैं तो हम थोड़ा सा, हमको ये आइडिया ज़रूर होना चाहिए कि न्यूट्रिशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मतलब अपने आप खाना मिल जाए, ऑटो मतलब अपने आप, और ट्रॉफिज्म का मतलब नरिशमेंट होता है। हाँ, टू सप्लाई फूड टू अ बॉडी इज नरिशमेंट। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप जानते हो कि ज़्यादातर प्लांट्स का होता है। ज़्यादातर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 100% प्लांट्स का नहीं होता। ऐसे भी प्लांट्स हैं जो कि प्लांट पैरासाइट हैं, अपना फूड कहीं और से लेते होते हैं। और ऐसे प्लांट्स के फिर कभी बात करेंगे उनके बारे में, लेकिन प्लांट्स ज़्यादातर, उसके अलावा कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, जैसे हम साइनोबैक्टीरिया का नाम लेते हैं, जिनको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोला जाता है, अपना खाना खुद बनाते हैं। यूग्लिना है, वो एक प्रोटोजोअन है। प्रोटोजोआ में भी ऐसा एग्जाम्पल हमको मिल गया जो कि अपना खाना खुद बनाता है। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वालों को एक तरफ रख दिया। बाकी सारे हीटरोट्रॉफिक हैं, मतलब द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स। कहीं से भी अपना फूड और ले रहे हैं, उनकी बॉडी में फूड नहीं बनता। और यहाँ पर हम जब फूड की बात करते हैं तो बी वेरी प्रिसाइज, वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लूकोज विच गिव्स इट एनर्जी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी देने वाला जो सब्सटेंस है, हम बहुत सारी चीज़ें हमारे फूड के कंपोनेंट्स होते हैं। केवल हम ग्लूकोज के बारे में कई बार बात करने लग जाते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस में प्रोटीन नहीं बन रहा है, फोटोसिंथेसिस में फैट नहीं बन रहा है, उसमें केवल ग्लूकोज बन रहा है ना। तो हम कार्बोहाइड्रेट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं क्योंकि वहाँ से हमको एनर्जी मिलती है, एनर्जी गिविंग फूड वो है। तो जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में जब हम हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि पैरासाइट भी हो सकता है, मतलब पैरासिटिज्म भी हो सकता है, यानी विदाउट किलिंग अ बॉडी, विदाउट किलिंग अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसकी बॉडी से फूड ऑब्टेन कर लेना। ये इसको हम बोलते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फिर हम बात करते हैं कि ये सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंसेस से फूड ऑब्टेन कर लेना। फिर एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपने पढ़ा होगा जिसमें सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। सिम्बायोसिस मतलब दो अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक साथ रह रहे हैं, एक दूसरे को म्यूचुअल बेनिफिट देते हुए, दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। जैसे लाइकेंस आप पढ़ते हो, जिसमें एल्गी और फंगस एक साथ रहते हैं। या फिर हम लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट नोड्यूल्स में रहने वाले राइजोबियम बैक्टीरिया की बात करते हैं। हाँ, अभी ये सब बातें तफसील में नहीं कर रहे क्योंकि ये बातें हमको अलग से करनी है। हम न्यूट्रिशन के क्लासिफिकेशन पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। यहाँ पे तो हमको केवल ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है। तो मैं केवल एक बैकग्राउंड आपको बता रहा हूँ कि चौथा टाइप का जो हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसमें ये आता है, उसको हम बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या? That a mode of nutrition in which complex organic food is converted into simple organic food with the help of enzymes. Enzymes क्या होते हैं? Enzymes are biocatalyst. बायोकैटलिस्ट क्या होते हैं? बायो मतलब एनीथिंग जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में हो रहा है, और कैटलिस्ट एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो किसी केमिकल रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट किए बिना उसकी रेट बढ़ा देता है, उसकी स्पीड बढ़ा देता है। तो एंजाइम्स ऐसे बायोकैटलिस्ट हैं जो हमारी बॉडी में होने वाली वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन की स्पीड बढ़ा देंगे खुद उसमें पार्टिसिपेट किए बिना।
तो जब हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे बच्चों, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में वेरियस प्लेसेस पर, चाहे वो हमारा बकल कैविटी हो, चाहे वो हमारा स्टमक हो, चाहे वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन हो, वहाँ पर कौन कौन से एंजाइम सिक्रीट किए जाएंगे, वो उनके नाम और उनके फंक्शंस, ये हमको पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में, इसलिए हम इनके बारे में साथ के साथ सीखते याद करते चलेंगे। ठीक है, तो बैकग्राउंड क्लियर हो गया कि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये सिर्फ हमारी बॉडी में हो रहा है ऐसा नहीं है, ये अमीबा जैसे यूनिसेलुलर प्रोटोजोअन की बॉडी में भी होता है। जहाँ भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड सिंपल ऑर्गेनिक फूड में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, वहाँ पर ऐसा होगा। ये बात आप ध्यान रखें। तो जब मैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूँगा तो देखो हम ये बात करेंगे कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम सीखने जा रहे हैं। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के 5 डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। मैं 5 डिफरेंट स्टेप्स आपको अभी बताता हूँ, और फिर जब मैं उसको ब्रीफ में सारी प्रोसीजर बताऊंगा तो एक एक करके अपन सारी स्टेप्स डिस्कस करते चलेंगे कि अब ये हो गई, अब ये हो गई, अब ये हो गई, अब ये हो गई। क्या 5 स्टेप? नंबर 1 इंजेशन, यानी फूड को बॉडी के अंदर डालना। नंबर 2 डाइजेशन, यानी फूड को सिंपलेस्ट पॉसिबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। वो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सिंपलेस्ट पॉसिबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। क्यों करना है सिंपलेस्ट पॉसिबल फॉर्म में कन्वर्ट? और इस बात का मतलब क्या है कि सिंपलेस्ट पॉसिबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, कि कार्बोहाइड्रेट जो हैं, जो एनर्जी देंगे, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, वो स्टार्च की फॉर्म में हो सकते हैं, वो सेल्यूलोज की फॉर्म में हो सकते हैं, वो किसी भी और फॉर्म में हो सकते हैं, उनको सिंपलेस्ट पॉसिबल फॉर्म यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का गोल है, ये फंक्शन है उसका। हाँ, प्रोटीन्स हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अवेलेबल है, उनको सिंपलेस्ट पॉसिबल फॉर्म यानी अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। फैटी एसिड्स हैं, हाँ, मतलब बेसिकली फैट्स हैं, हमारे लिपिड्स हैं, उनको फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का गोल है, उसने ये काम करना है। तो हमारे जब वो ये काम करेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, तो उससे फ़ायदा क्या हुआ, क्यों करना है? क्योंकि दीज आर द न्यूट्रिएंट्स, मतलब ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स आर द न्यूट्रिएंट्स which are ultimately to be utilized inside the cells of our body। हमारी बॉडी में, एक ह्यूमन एडल्ट की बॉडी में कहते हैं कि भाई 1 ट्रिलियन सेल्स हैं, 10 to the power 14 सेल्स, इतनी सारी सेल्स। ये सारी सेल्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना इज इम्पॉसिबल अदरवाइज। अमीबा के लिए तो एक ही सेल है, अमीबा तो ले लेगा कुछ भी, डिफ्यूजन से ले लेगा, फिर उसके बाद उस एक ही सेल में थोड़ा सा डाइजेशन हो जाएगा, काम की चीज़ ले लेगा, वेस्ट है उसको बाहर फेंक देगा। डिफ्यूजन से उसकी बॉडी में दिस इज़ पॉसिबल। हमारी बॉडी में डिफ्यूजन से पॉसिबल है क्या? आपको कार्बोहाइड्रेट एनर्जी लेनी है, तो आप उस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को, जो कि समझो एक पोटैटो में है, आपको आलू खाते हो ना आप, उससे आपको ग्लूकोज मिलता है, उससे आपको एनर्जी गिविंग फूड मिलता है, कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च की फॉर्म में है। तो आप अपनी सेल्स में क्या आलू थोड़ी घुसेड़ लोगे, आपको उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए ये सिस्टम है, वो ये काम कैसे करता है वो हम सीखेंगे। हाँ, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो रोल है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को सिंपल ऑर्गेनिक फूड में कन्वर्ट करना है। उसके लिए वो हमारे टीथ की हेल्प लेगा, वो हमारी टंग की हेल्प लेगा, सलाइवा की हेल्प लेगा। यहाँ पे एक पाइप है, उसके थ्रू स्टमक में जाएगा, स्टमक भी अपना काम करेगा, स्टमक भी मस्कुलर बॉडी है, उसमें कई सारे एंजाइम्स आएंगे, उसमें जूसेस, गैस्ट्रिक जूसेस आएंगे। तो ये सब मिलजुल करके क्या क्या काम करेंगे, साथ में कुछ सब्सिडरी कुछ ग्लैंड्स होंगी, लिवर, पैनक्रियास जैसी, जो भी, वो भी हेल्प करेंगी। सबकी हेल्प लेकर के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को पहले सिंपल ऑर्गेनिक फूड में कन्वर्ट करना इज डाइजेशन। स्टेप नंबर 2 ऑफ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। स्टेप नंबर 3, जब डाइजेशन हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो एब्जॉर्ब कर लेना, उसको ब्लड में डाल देना। क्यों डाल देना? क्योंकि ब्लड उसको लेकर के जाएगा टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ब्लड जो है वो हमारी बॉडी का ट्रांसपोर्टेशन टिश्यू है, वो सेल्स को ले जा करके बांट देगा। सेल्स के बीच में जो जगह होती है इंटरसेल्यूलर स्पेस, उसमें जो लिक्विड भरा हुआ रहता है उसको टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, ये पता होगा आपको। वहाँ ले जा करके विद द हेल्प ऑफ कैपिलरीज काम की चीज़ें छोड़ दी जाती हैं, उसमें ऑक्सीजन भी छोड़ दी जाएगी, उसमें डाइजेस्टेड फूड भी छोड़ दिया जाएगा, एंड दैट इज़
सब्सिक्वेंटली टेकन अप बाय द सेल्स। तो सेल्स के अंदर जा कर के फिर ये अपना काम करेंगे, जो भी इनको काम करना है। हाँ, हम बस रफली ये जान लें कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है मतलब ग्लूकोज जो है वो एनर्जी देता है, प्रोटीन्स जो है वो ग्रोथ एंड मेंटेनेंस में हेल्प करते हैं, फैट्स जो हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं सेल्स में, और वो हमारी एक फ्यूचर एक ऐसे टाइम की एनर्जी है जब कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा हो, उस समय एनर्जी का सोर्स है ये। हाँ, और उसके अलावा कुछ थर्मल इंसुलेशन का काम भी करता है, हमारे एडिपोज टिश्यू में 9th क्लास में हमने सीखा था। तो अब हम बात करना शुरू करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। आपको पता चल गया कि क्या क्या होता है इस सिस्टम में, आपको ये पता चल गया कि अब हम क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में, एम पता चल गया। तो देखें कि ये मैं एक वीडियो से के थ्रू बात करूंगा। ये जो खूबसूरत सी शक्ल आपको पीछे दिख रही है, ये आदमी कुछ खाना खाएगा और फिर इसकी बॉडी में वो खाना जब मूव करेगा, वो फूड जो भी ये खाने वाला है ना, वो कहाँ कहाँ जा रहा है, आपकी बॉडी से क्या क्या जूसेस निकल रहे हैं, वो सारी चीज़ें अपन इसमें देखेंगे। मैं इसको पॉज करके जो कुछ भी जहाँ पर लिखना है मैं वहीं लिख दूंगा और आपको समझ में आता जाएगा। आप भी मार्क करके इसको याद करते करते, हाँ, इस टॉपिक को ऐसा सीख लो, बिल्कुल समझ जाओ आप इसको, फील दिस। हाँ, हाथ में एक जो भी फूड आपको पसंद है, आपको चॉकलेट पसंद है, आपको बनाना पसंद है, आपको आलू पसंद, जो पसंद है वो लेकर के खाना शुरू कर दो और फील इट। बकल कैविटी से लेकर के स्टमक तक तो आपका फूड में फॉलो करवा दूंगा। आई विल गिव यू अ फील दैट यस दिस इज गोइंग देयर एंड व्हाट इज हैपनिंग विद दैट। हाँ, और फिर इसको जो जो पॉइंट्स मैं बताऊंगा वो आपने याद करने। छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन बेटा इसमें बनते हैं हमको। अगर ये प्रोसीजर, सबसे अच्छी बात इस सिस्टम की ये है कि स्टेप बाय स्टेप चलता है। अगर सारा रास्ता याद हो गया तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, बड़ा कि छोटा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमको, हम सब आंसर दे देंगे। ठीक है जी, चलो तो लेट अस स्टार्ट वॉचिंग इट। हम जो इस आदमी की बात कर रहे हैं, इसने अपना जब खाना शुरू किया तो फूड सबसे पहले कहाँ गया, बकल कैविटी। जो हमारा माउथ होता है उसको हम कहते हैं बकल कैविटी, यानी बकल कैविटी और माउथ एक ही बात है। क्या क्या है बकल कैविटी में, आपके माउथ में क्या क्या है, चेक करो उंगली डाल के चेक करने की ज़रूरत है क्या, वैसे ही पता है हमको कि टीथ है, टंग है, ये दो बातें तो पता है, तीसरी मैं बता देता हूँ, सैलाइवरी ग्लैंड्स, जिससे सलाइवा निकलता है, वो भी है उधर। तो बकल कैविटी में वी हैव टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। ये तीन चीजें हैं। मैं आपको कह रहा था कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में 5 स्टेप्स हैं, जिनमें से 3 स्टेप्स के बारे में मैंने आपको बताया है। उसका पहला स्टेप ये है, ये स्टेप 1 है। क्या स्टेप 1 है बेटा, ये है इंजेशन। इंजेशन, फूड को अंदर लेना, इंजेक्शन नहीं है ये इंजेशन है। हाँ, इंजेशन, डाइजेशन। तो इंजेशन मतलब इनटेक ऑफ फूड, बस जो बकल कैविटी में हो रहा है, और कोई रास्ता नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट द एलिमेंट्री कैनाल। हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है उसके एक तरफ एक ओपनिंग है जिसको हम माउथ बोलते हैं, दूसरी तरफ एनस है जहाँ से वेस्ट बाहर निकलता है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट बाहर निकलता है। इन दोनों के बीच में आप ये इमेजिन करो कि एक पाइप है जिसने अलग अलग शेप ले लिया है जगह जगह पर, और उस पूरी की पूरी एक ट्यूब को जिसने अपना अलग अलग जगह अलग अलग शेप लिया हुआ है, एलिमेंट्री कैनाल बोल रहे हैं। तो ये एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट है जिसको हम बकल कैविटी बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इंजेशन हुआ है, डाइजेशन यहीं शुरू हो जाएगा। डाइजेशन जब खत्म हो जाएगा तो आपने बात कर ली कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हो जाएगा, एंड देन फूड विल बी टेकन टू द एब्जॉर्प्शन के बाद, एब्जॉर्प्शन इज द थर्ड स्टेप। उसके बाद
वो फूड जब एब्जॉर्ब हो चुका होगा तो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, सेल्स तक पहुंचा दिया गया, उसको हम बोलते हैं असिमिलेशन, दैट इज स्टेप 4। और जो बच गया है अनडाइजेस्टेड है, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको ना तो डाइजेस्ट कर पाया ना एब्जॉर्ब कर पाया, दैट विल बी थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी, तो उसको बाहर निकाल देना इज इजेशन। तो इंजेशन से लेकर के इजेशन तक ये 5 स्टेप्स की प्रोसेस हमारा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जिसका स्टेप 1 आप देख रहे हो बकल कैविटी में, जहां हमारी हेल्प करेंगे टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड से निकलने वाला सलाइवा। अब आपको ये बात पता है कि टीथ क्या करते हैं। टीथ लार्ज पार्टिकल्स ऑफ फूड को या लार्ज पीसेस ऑफ फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। द प्रोसेस इज नोन एज च्यूइंग और मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन और च्यूइंग एक ही बात है। फूड को च्यू करना, हम छोटे से थे तब से हमको सिखाया जा रहा है कि इसको च्यू इट प्रॉपरली, हाँ अच्छे से च्यू करो, छोटे छोटे टुकड़े हो जाएं, हाँ जल्दी जल्दी निगलो मत, क्योंकि अगर प्रॉपर च्यूइंग, प्रॉपर मैस्टिकेशन नहीं हुआ तो प्रॉपर डाइजेशन भी पॉसिबल नहीं है। डाइजेशन यहीं शुरू हो जाएगा। टीथ का काम केवल मैस्टिकेशन है। टंग का काम क्या है? टंग का काम टू मिक्स द मैस्टिकेटेड फूड विद सलाइवा so that the enzyme in saliva can properly work upon the complex food inside complex part of the food। तो सलाइवा के साथ में प्रॉपरली मिक्स करना। मैस्टिकेशन में भी टंग हेल्प करती है बाय प्लेसिंग द फूड इन बिटवीन द मोलर टीथ। हाँ, जब आप खाना खाते हो, अभी आपने जो फूड लिया हुआ है उसको मुंह में डालो और उसको च्यू करो तो पता चलेगा कि इट इज़ मूविंग हियर एंड देयर विद द हेल्प ऑफ टंग ओनली। हाँ, और वो मोलर टीथ जो सबसे पीछे वाले होते हैं, जो उसको अच्छे से ग्रिंड करने का काम करते हैं, वहाँ पर पुश कर देगा दोनों साइड पे। हाँ, तो टंग का एक काम। और एक टंग के ऊपर टेस्ट बड्स भी होते हैं, लेकिन टेस्ट बड्स का एक्चुअली डाइजेशन में डायरेक्ट कोई रोल नहीं है। फिर भी हमको पता होना चाहिए कि टंग क्या क्या करती है। सलाइवरी ग्लैंड्स में सलाइवा है, और अगर हम सलाइवा की बात करें तो सलाइवा में एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है? सलाइवरी अमाइलेज। एक बात ध्यान रखो बच्चों, अमाइलेज वर्ड कभी भी आ जाए, अमाइलेज वर्ड कभी भी आ जाए, इसका मतलब एक ऐसे एंजाइम की बात हो रही है जो कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड काम करेगा, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा। वो चाहे माउथ में मिले, चाहे वो स्मॉल इंटेस्टाइन में मिले। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है तो पेनक्रियास से आता है, हम उसको पेनक्रियाटिक अमाइलेज बोलेंगे। और माउथ में आता है, सलाइवा से में होता है, इसलिए सलाइवरी अमाइलेज बोलते हैं। इसका एक और नाम है PTYALIN, टाइलिन। वी कॉल इट टाइलिन। पटाइलिन मत बोलना, अच्छा नहीं लगता। हाँ, इट इज टाइलिन। P इज साइलेंट। हाँ, ये दोनों एक ही एंजाइम का नाम है, जिसका फंक्शन क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को, स्टार्च को सिंपल कार्बोहाइड्रेट माल्टोज में कन्वर्ट करना। ग्लूकोज में तो ये नहीं कन्वर्ट कर रहा, लेकिन ये पार्शियल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कर रहा है। ये स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर रहा है। स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो हमारे फूड में मिलता है, और उसको कन्वर्ट कर दे रहा है ये कंपैरेटिवली सिंपलर कार्बोहाइड्रेट माल्टोज। एक बात और ध्यान रखो, कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर भी कहते हैं। शुगर हम समझते हैं वो चीनी जो हमारे किचन में एक डब्बे में भर के रखी है, वो शुगर जो है वो एक टेक्निकल वर्ड है जो कि हम प्रिसाइसली सब तरह के कार्बोहाइड्रेट, चाहे वो माल्टोज हो, चाहे वो फ्रक्टोज हो, चाहे वो गैलेक्टोज हो, चाहे वो लैक्टोज हो, चाहे वो सुक्रोज हो, चाहे वो ग्लूकोज हो, चाहे वो स्टार्च हो, चाहे वो सेल्यूलोज हो, किसी भी तरह के कार्बोहाइड्रेट के लिए वर्ड यूज किया गया है शुगर। ठीक है, इनको हम सैकेराइड्स भी बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड्स।
बहुत सारे यूनिट्स आपस में जुड़े हुए, पॉलीमर ऑफ सैकेराइड। और अगर उसका एक यूनिट सिंपलेस्ट फॉर्म है तो उसको ग्लूकोज बोलते हैं। ग्लूकोज इज मोनोसैकेराइड। ठीक है, हायर क्लासेस में आप इसके बारे में पढ़ोगे, मैंने थोड़ी सी बात इसके बारे में बताई है। तो ये जो है आपका सलाइवा, इसमें जो सलाइवरी अमाइलेज है उसने यहीं पर डाइजेशन शुरू कर दिया बकल कैविटी में। आपने मुंह में फूड डाला, टीथ जो थे उन्होंने मैस्टिकेशन किया, मैस्टिकेशन से छोटे छोटे पार्टिकल्स में फूड डिवाइड हो गया, जो कि पहले बड़े पार्टिकल या बड़े पीसेस थे। और फिर उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद सलाइवा ने विद द हेल्प ऑफ टंग उसके साथ में मिक्स होकर के सलाइवरी अमाइलेज ने एक्ट करना शुरू कर दिया कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पे, जो स्टार्च था उसको माल्टोज में कन्वर्ट किया। तो अब जो फूड हमारे माउथ में है वो एक पेस्ट जैसा बन गया है, जिसमें पार्शियली डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट है। प्रोटीन या फैट जो थे उनका डाइजेशन अभी शुरू नहीं हुआ है। लेकिन अब हम इस फूड को क्या बोलते हैं, अब इसको हम एक नाम दे देते हैं, उसका नाम अब हो जाएगा बोलस। हाँ, बोलस इज पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इनसाइड द बकल कैविटी आफ्टर मैस्टिकेशन प्रोसेस। तो अपन देखते हैं कि ये सब काम कैसे हुआ। अब हम अपना वीडियो देख लेते हैं। आपने ये बातें समझ ली तो हमारे टीथ क्या कर रहे हैं, हमारी टंग क्या कर रही है, सलाइवा कैसे निकल रहा है। हाँ, आपको लिक्विड निकलता हुआ दिख रहा है। टीथ ने कैसे इसको छोटा करना है, देखो कि जब ये टीथ के बीच में जाएगा तो ये उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देगा, छोटे टुकड़े कर देगा तो उसके ऊपर टंग की हेल्प से मैस्टिकेशन हो रहा है, सलाइवा उसके ऊपर एक्ट करेगी और उसका पार्शियल डाइजेशन हो जाएगा। तो एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड का मतलब ही यही है कि वी हैव कन्वर्टेड और दिस एंजाइम हैज़ कन्वर्टेड द फूड इनटू सिंपलर फॉर्म। हाँ, ये फूड को उसके अलावा सॉफ्टन भी कर देती है, उसको स्लिपरी बना देती है, जिससे वो इजीली एनगल्फ किया जा सके। इंजेक्शन की प्रोसेस चल रही है। हाँ, बकल कैविटी में वो गया है। अब हमारी अगली टेंशन ये है कि ये जो बोलस है ये किस तरह से हमारी ईसोफेगस में या फूड पाइप में ट्रांसफ़र होगा। तो फूड को प्रॉपरली मॉइस्ट कर देना, स्लिपरी बना देना, ये भी उसके प्रॉपर इजीली अंदर जाने के लिए ज़रूरी है। तो क्या होगा कि ईसोफेगस या फूड पाइप जो है वो एक मस्कुलर ट्यूब है और उस मस्कुलर ट्यूब में फूड हमारा इस तरह से शिफ्ट हो जाता है। जब फूड इसमें मूव कर रहा होता है तो इसकी जो मस्कुलर वॉल्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन मूवमेंट होते हैं। ये इनवॉलंटरी मूवमेंट है, आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। इनवॉलंटरी यानी जो हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। तो इनवॉलंटरी मूवमेंट है जिसमें ये जो फूड पाइप यहाँ से नीचे गया हुआ है, इस फूड पाइप की वॉल्स में इस तरह का मूवमेंट होने लग गया। हाँ, मस्कुलर मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, दिस इज नोन एज पेरिस्टाल्सिस और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। हम इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या फायदा हुआ इसका, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का या पेरिस्टाल्सिस का, कि इसकी वजह से फूड कभी भी स्टक नहीं होगा इनसाइड द फूड पाइप। हाँ, इट प्रिवेंट्स द फूड फ्रॉम गेटिंग स्टक इन द फूड पाइप। ऐसा वैसे भी नहीं होगा क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, हमने विद द हेल्प ऑफ सलाइवा इसको मॉइस्टन किया हुआ है, गीला किया हुआ है, स्लिपरी बनाया हुआ है। तो फूड पाइप में ना अटके, ईसोफेगस में ना अटके, उसके लिए दो काम की बातें हुई। एक तो सलाइवा ने उसको स्लिपरी बना दिया और दूसरा हो गया ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इनसाइड द ईसोफेगस कोई नया एंजाइम, कोई नया जूस ऐड नहीं होता, डाइजेशन का कोई खास प्रोसेस नहीं होता। हाँ, ये बात अलग है कि बोलस में अभी भी सलाइवरी अमाइलेज है और वो अभी भी अपना काम कर रहा है। हाँ, तो देखें कि ये जो एक्शन है इसमें किस तरह से हमारा जो फूड है वो स्टमक की तरफ मूव कर रहा है। तो ये
ऐसे ही फिसलता हुआ और स्टमक के अंदर चला जाएगा। ये बीच में लिवर आ गया है, लिवर की बात थोड़ी देर बात करेंगे, लेकिन ये जब स्टमक में आता है तो गैस्ट्रिक जूसेस की बौछार हो जाती है उसके ऊपर। ये जो येलो येलो दिख रहा है गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या है हम अभी बात करेंगे। बट वी आर टॉकिंग अबाउट स्टमक, एंड स्टमक इज अ मस्कुलर ऑर्गन। दिस इज अ पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल जहाँ पर फूड सबसे ज़्यादा देर तक रुकता है। हाँ, स्टमक में डाइजेशन की कुछ और प्रोसेसेस होती हैं। स्टमक में जो जूस आता है, रिलीज होता है, उसको हम गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। हाँ, गैस्ट्रिक जूस मतलब द जूस रिलीज्ड बाय द स्टमक। स्टमक की इनर वॉल्स जो हैं उसमें कुछ सेल्स और कुछ ग्लैंड्स हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट सिक्रीशंस रिलीज करती हैं, जिनको मिला करके हम कहते हैं कि ये गैस्ट्रिक जूस है। क्या क्या होता है? सबसे पहले तो HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करने के लिए स्पेशल सेल्स हैं इनसाइड द वॉल्स ऑफ द स्टमक। हाँ, उनको हम बोलते हैं ऑक्जेंटिक सेल्स। ऑक्जेंटिक सेल्स, और इनका नाम पेराइटल सेल्स भी है। हाँ, ऑक्जेंटिक और पेराइटल सेल्स जो हैं उनका क्या काम है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों रिलीज होगा? इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, अप्रॉक्सीमेटली 1 pH वाला। इसके फंक्शंस क्या क्या हैं? नंबर 1, इट टर्मिनेट्स। टर्मिनेट्स मतलब खत्म करता है, टर्मिनेट्स द एक्शन ऑफ सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज का एक्शन यहाँ आते ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अब ये एसिडिक मीडियम दे रहा है। जो माउथ था वहाँ पर मीडियम जो था वो इतना एसिडिक नहीं था। वहाँ पर वो काम कर पा रहा था, लेकिन यहाँ पर जैसे ही एसिडिक मीडियम आएगा वैसे ही वो अपना काम बंद कर देगा, जिससे कि जब स्टमक के एंजाइम्स अपना काम करना शुरू करें तो आपस में किसी तरह का इंटरफेरेंस ना हो। तो पहला फंक्शन, इट टर्मिनेट्स द एक्शन ऑफ सलाइवरी एमाइलेज, प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम इनसाइड द स्टमक। सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं देखो, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम पॉइंट्स बढ़ाते हैं। मैं 4 पॉइंट्स बना दूंगा इसके, क्योंकि मेरे को अगर पूछा जाए क्वेश्चन तो मेरे स्टूडेंट्स को आना चाहिए कि मैं क्या 4 पॉइंट कहाँ से लाऊं। हाँ, तो वो अपन पहले ही बात कर ले रहे हैं। टर्मिनेट्स द एक्शन ऑफ सलाइवरी एमाइलेज, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्टिवेट्स द एंजाइम्स। जो एंजाइम्स होते हैं स्टमक में वो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स कहलाते हैं। प्रोटियोलिटिक मतलब प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन करने वाले एंजाइम्स। और एक और पॉइंट लिख देते हैं इसमें, इट किल्स जर्म्स इफ एनी। आप जो खाना खा रहे हो उसके साथ समझो कुछ जर्म्स भी चले गए, नहीं गए तो अच्छा है, लेकिन चले गए तो HCl कैन किल देम। ये 4 फंक्शंस, HCl के फंक्शंस, 3 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है। आपसे पूछ लिया कि HCl के फंक्शंस बताओ, कहाँ आता है, कैसे क्या करता है, तो ये 4 बातें लिख दो, मस्त फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, HCl का मतलब हमारे गैस्ट्रिक जूस का जो फर्स्ट पार्ट है वो ये है। थोड़ी सी मैं जगह बनाता हूं। दूसरी चीज जो होगी, थोड़ी और जगह बना देते हैं। HCl पहली चीज थी, बाकी जो दूसरी चीज है जो हमको स्टमक में गैस्ट्रिक जूस में मिलने वाली है, दे आर प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स। प्रोटियोलिटिक कैसे बना वर्ड? प्रोटियो मतलब प्रोटीन का, लिटिक मतलब लिसिस, लिसिस मतलब ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन ही होता है डाइजेशन में। हाँ, तो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स। यहाँ पर जो एंजाइम होता है प्राइमरीली जो प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन करता है उसका नाम है पेप्सिन। पेप्सिन इज फाउंड इन स्टमक in the form of pepsinogen.
which is inactive form. There are cells known as chief cells. चीफ सेल्स होती हैं जो इसको रिलीज, जैसे HCl को ऑक्जेंटिक सेल्स रिलीज कर रही थी ना, वैसे यहाँ पर चीफ सेल्स हैं जो इसको रिलीज करेंगी प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स को, जिसको हम पेप्सिनोजिन बोलते हैं। और पेप्सिनोजिन को एक्टिव जब हम कर देते हैं, हाँ हम क्या कर देते हैं, मतलब HCl कर देता है तो वो पेप्सिन हो जाता है। हाँ पेप्सिन, पेप्सिन जो है वो इसका एक्टिव फॉर्म है। पेप्सिन जो है ये इसका एक्टिव फॉर्म है, पेप्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म है। तो HCl का फंक्शन था एंजाइम को एक्टिवेट करना डाइजेशन के लिए, फिर ये प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन करेगा। तो ये एक बात हो गई। फिर से जगह कर देते हैं थोड़ी सी, है ना। एक और चीज है बड़ी इंपॉर्टेंट, दैट इज म्यूकस। इनसाइड द स्टमक म्यूकस इज रिलीज्ड बाय म्यूकस ग्लैंड्स। म्यूकस ग्लैंड्स आर देयर। म्यूकस बेसिकली एक विस्कस, मतलब एक गाढ़ा गाढ़ा स्लाइमी सब्सटेंस है जो स्टमक की इनर वॉल्स को कवर कर लेता है एंड प्रोटेक्ट्स इट बाय एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ HCl अदरवाइज स्टमक की इनर एपिथेलियम को नुकसान पहुंचा सकता है। पेप्टिक अल्सर हो जाएंगे अगर ये नहीं होगा तो। अल्सर समझते हो ना, छाले, जैसे माउथ अल्सर होता है, मुंह के छाले अगर पेट में हो जाएं तो उसको ठीक होने में बड़ा टाइम लगता है, बड़ी मुश्किल से ठीक होते हैं वो। तो ये म्यूकस जो है ये HCl के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से बचाने का काम है इसका, स्टमक की इनर एपिथेलियम यानी अंदर की स्किन को। ठीक है, तो स्टमक के बारे में हमने सबसे पहले बात करी कि गैस्ट्रिक जूस होते हैं जो कि डाइजेशन का काम करेंगे, लेकिन सिर्फ गैस्ट्रिक जूस नहीं, और भी चीज़ें हैं, मतलब और भी काम हो रहा है इसके अंदर। वो समझने की ज़रूरत है कि स्टमक जो है वो खुद एक मस्कुलर ऑर्गन है और वो लगातार, जैसे यहाँ पर ईसोफेगस में पेरिस्टाल्सिस हो रहा था, वैसे ये भी अपना कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन मूवमेंट करता रहता है, जिसको हम बोलते हैं चर्निंग। चर्निंग मूवमेंट की वजह से गैस्ट्रिक जूस और बोलस क्या था, बकल कैविटी में अनडाइजेस्टेड या पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो था उसको हम बोल रहे थे बोलस। तो मैस्टिकेशन के बाद बोलस बन गया था, अभी वो स्टमक में आया। बोलस के ऊपर एंजाइम को, गैस्ट्रिक जूस को काम करना है, उसके लिए ज़रूरी है बोलस का प्रॉपरली मिक्सअप हो जाना उसके साथ में। चर्निंग मूवमेंट ये हेल्प करता है। हाँ, चर्निंग मूवमेंट जो होती है उसकी वजह से बोलस और गैस्ट्रिक जूसेस आपस में प्रॉपरली मिक्स हो जाते हैं, फिर उनमें जो प्रोटीन्स होते हैं वो सिंपलर प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। हाँ, कौन कर रहा है, पेप्सिन कर रहा है, जो अब एक्टिवेट हो चुका है HCl की प्रेजेंस में। वो क्या करेगा, वो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स को सिंपलर प्रोटीन्स में कन्वर्ट करेगा। अमाइनो एसिड्स नहीं बनाएगा, लेकिन पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स जैसे जो सिंपलर प्रोटीन होते हैं वो बना लेगा। तो अब जो फूड बचा है यहाँ पे, उसमें पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन भी हो गया है। पार्शियल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट तो बकल कैविटी में ही हो गया था। अब ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों पार्शियली डाइजेस्टेड है। वी कॉल इट काइम, CHYME, काइम। स्टमक में काइम है, इसको अब जाना है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजने के लिए देयर इज एन ओपनिंग, जिसको हम बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। वहाँ पे एक मसल है बेसिकली। क्या होता है, देखो स्टमक के 3 पार्ट्स हैं। जो पार्ट हार्ट से क्लोज है उसको हम बोलते हैं कार्डियक। हाँ, जो सेंट्रल पार्ट है उसको हम बोलते हैं फंडस या फंडिक, उसको हम बोलते हैं फंडिक रीजन। कार्डियक रीजन, फंडिक रीजन, और जो लास्ट होता है उसको हम बोलते हैं पाइलोरिक रीजन। तो यहां पर एक मसल है जिसको हम बोलते हैं स्फिंक्टर। स्फिंक्टर
एक ऐसा मसल होता है जो किसी ओपनिंग को बंद करके रखता है, स्फिंक्टर। एक ऐसा मसल जो किसी ओपनिंग को बंद करके रखे। ये पाइलोरिक रीजन में, इसलिए इसका नाम रख दिया पाइलोरिक स्फिंक्टर। और पाइलोरिक स्फिंक्टर का काम क्या है कि स्टमक की जो रियर ओपनिंग है, जहां से काइम यानी पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इनसाइड द स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, उसको बंद करके रखना। बंद क्यों करके रखना? बंद इसलिए करके रखना कि बहुत सारा फूड एक साथ ना घुस जाए उधर स्मॉल इंटेस्टाइन में, नहीं तो वहाँ पे डाइजेशन नहीं हो पाएगा प्रॉपर्ली। तो वहाँ इजीली डाइजेशन हो सके, इसके लिए क्या कर रहा है ये बंद करके रख रहा है ओपनिंग को। अब क्या होगा कि ये ओपनिंग जब बहुत प्रेशर बढ़ेगा तो खुलेगी, थोड़ा सा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र होगा और ये फिर से बंद हो जाएगी। अब वो जो थोड़ा सा फूड ट्रांसफ़र हुआ है उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन शुरू हो जाएगा, फिर इधर प्रेशर बढ़ेगा, फिर वो खुलेगी, फिर थोड़ा सा जाएगा, फिर ये खटाक से बंद हो जाएगी। तो ये बार बार खुलती बंद होती रहती है, ये अंडर प्रेशर ही खुलती है। हाँ, पाइलोरिक जो ओपनिंग है उसको प्रेशर में ही खोलना पड़ता है। जब वो खुलती है, जैसे प्रेशर रिलीज होता है, स्फिंक्टर मसल उसको वापस बंद कर देती है। तो इसका फंक्शन क्या हुआ पाइलोरिक स्फिंक्टर का? टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ फूड टू बी ट्रांसफर्ड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम द स्टमक, सो दैट बहुत सारा फूड ना चला जाए और स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसा ना हो कि डाइजेशन प्रॉपरली ना हो पाए। आगे बात समझ में? तो चलें अपन आगे बात करते हैं कि अब क्या होगा। अब देखते हैं कि अब ये फूड के ऊपर जो जो मैंने बातें बताई वो सब हो रही हैं। ये फूड अब काइम बनता जा रहा है और अब ये पाइलोरिक स्फिंक्टर से होकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव करेगा। तो क्या क्या हुआ था स्टमक में कि ईसोफेगस से फूड आया, गैस्ट्रिक जूसेस ने उसके ऊपर अटैक कर दिया, उसको स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड फर्दर किया, मतलब उसका पार्शियल डाइजेशन और किया, और उसके बाद जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड यानी काइम बना, उस काइम को ले गए विद द हेल्प फ्रॉम द ओपनिंग कॉल्ड पाइलोरिक ओपनिंग, उससे ले गए उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें क्या होने वाला है ये बात हम करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और ये बहुत ही लंबी ट्यूब है, 5 to 6 मीटर, हाँ, यानी अप्रॉक्सीमेटली 20 फीट और मोर। इतनी सी जगह पे छोटी सी कैविटी हमारी है, इसको हम बोलते हैं एब्डोमेन या एब्डोमिनल कैविटी। हमारी बॉडी का कैविटी जो है वो 2 पार्ट्स में बटी हुई है। ऊपर वाला पोर्शन जो है उसको हम बोलते हैं कार्डियोथोरैसिक कैविटी, और नीचे वाले को बोलते हैं, जो बीच में डायफ्राम है, एक मस्कुलर शीट है, उस डायफ्राम के नीचे एब्डोमिनल कैविटी, डायफ्राम के ऊपर कार्डियोथोरैसिक कैविटी। तो एब्डोमिनल कैविटी में जहाँ पे और भी दूसरे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, वहाँ पर ये ट्यूब हाईली कन्वोल्यूटेड पड़ी हुई होती है। आप सोचो कि 20-25 फीट का कोई पाइप आपके पेट में घुसेड़ दे तो ऐसा फोल्ड करके ऐसे डालेगा? नहीं तो कैसे आएगा? हाँ, आपकी हाइट नहीं है, उससे ज़्यादा वो है अगर, तो कैसे आएगा? आपको 20 फीट के थोड़ी हो, 5 फीट 6 फीट के लोग अपन होते हैं यार, तो उसमें इतना 20-25 फीट की चीज़ कैसे डालेंगे तो फोल्ड करके डालेंगे ना। तो वो फोल्ड करके पड़ी हुई है ऐसे, हाईली कन्वोल्यूटेड। इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, लेकिन ये लॉन्गेस्ट होती है। स्मॉल का मतलब छोटा नहीं है, स्मॉल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका डायमीटर छोटा है। इससे भी ज़्यादा ब्रॉड नीचे एक और पोर्शन है जिसको हम लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, उसकी बात हम बाद में करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में ये समझ लो कि दिस इज द साइट ऑफ फाइनल डाइजेशन ऑफ द फूड, और दिस इज द पोर्शन ओनली जहाँ पर डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होगा। यानी कि अभी हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की स्टेप 2 में जो चल रहे हैं, पहला तो इंजेशन था, दूसरा डाइजेशन। तो डाइजेशन यहाँ पे ख़त्म होगा, एब्जॉर्प्शन भी यही हो जाएगा, और इसके बाद जो स्टेप 4 है एसिमिलेशन, वो ब्लड के थ्रू यहीं से इनिशिएट होगा। तो बाद में केवल इजेशन बचेगा, बाकी सारे काम यही होने हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, इसको अगर हम देखें कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो फूड हमारा था वो अब
स्टमक से निकल करके स्मॉल इंटेस्टाइन में आने वाला है, उसके पहले देयर आर टू इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स, लिवर एंड पैनक्रियाज। इनके बारे में देखें कि ये है क्या चीज़। दिस इज लिवर। अगर हम इसको 3 डायमेंशन में देखें घुमा करके, तो पीछे की तरफ जा रहे हैं हमको लिवर दिखाई दे रहा है। हाँ, ये लिवर जो है ये हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है। इसको आप लार्जेस्ट ग्लैंड भी बोल सकते हो, लार्जेस्ट ऑर्गन भी बोल सकते हो। हाँ, ये बहुत सारे सिक्रीशन और बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम करता है, लेकिन यहाँ हम वही बात करेंगे जो डाइजेशन से एसोसिएटेड है। हाँ, तो लिवर जो है उसका यहाँ पर जो काम है वो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट जूस बनाना है, जिसको हम बोलते हैं बाइल। यहाँ पर बाइल जूस बनता है। और ये जो बाइल जूस होता है इसके बड़े इम्पॉर्टेंट काम हैं। ये हेल्प करता है डाइजेशन में। ये खुद तो डाइजेशन नहीं करता, लेकिन डाइजेशन में बड़ी हेल्प करता है। कैसे, वो बात समझो। ये बाइल जूस विच इज सिक्रीटेड इनसाइड और मैन्युफैक्चर्ड इनसाइड द लिवर, उसके 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं। नंबर 1, इट प्रोवाइड्स एल्कलाइन मीडियम या बेसिक मीडियम, एल्कलाइन और बेसिक मीडियम इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन। बेसिक मीडियम प्रोवाइड करना इसका पहला फंक्शन है। दूसरा इसका फंक्शन है टू एक्टिवेट, it activates the pancreatic enzymes। pancreatic enzymes मतलब there is a gland known as pancreas। pancreas से जो enzymes निकलेंगे उनको pancreatic enzymes बोलेंगे। इन दोनों बातों के अलावा एक तीसरी चीज जिस पर आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, that is called emulsification। emulsification of fats। what is emulsification of fats? जो फैट होते हैं उनके लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं। बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स समझते हो, मतलब कि बड़ी ड्रॉपलेट्स। समझो कई सारी ड्रॉपलेट्स आपस में मिल जाएं, आप पानी में तेल डाल दो, कोई सा भी ऑयल डाल दो पानी में, तो आप देखोगे कि वो सब आपस में मिल करके बड़े बड़े बलून जैसे बन जाएंगे। उसको हम बोलते हैं ग्लोब्यूल्स। तो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स जो होते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस बाइल जूस छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। फायदा क्या हुआ इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स का? जब फैट इमल्सिफाई हो जाएगा तभी पैनक्रियाटिक जूस के जो एंजाइम्स हैं, जिनको हम पैनक्रियाटिक एंजाइम बोल रहे हैं, यहाँ पर एक एंजाइम होता है फैट के डाइजेशन के लिए जिसको हम बोलते हैं लाइपेज। वो लाइपेज तभी उस पर डाइजेशन प्रॉपरली कर पाएगा जब वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में होगा। अगर फैट लार्ज ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में इंट्रोड्यूस होगा लाइपेज से, तो लाइपेज उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएगा और पूरी तरह से फैट का डाइजेशन फिर शायद ना हो पाए। तो बाइल के ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यूजेस हैं, ये आपको ज़रूर याद रखने। ये भी आपका 3 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है। क्या? अल्कलाइन या बेसिक मीडियम प्रोवाइड करना। अब ये दोनों पॉइंट्स एक्चुअली एक ही हैं, क्योंकि हमने लिखा इट एक्टिवेट्स द पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। अब वो जो फूड आया है जिसको हम काइम बोलते हैं स्टमक से, वो तो एसिडिक मीडियम में था, और ये एंजाइम्स एसिडिक मीडियम में काम ही नहीं करते, दे रिक्वायर एल्कलाइन मीडियम। तो बेसिक मीडियम प्रोवाइड करना और एल्कलाइन इनको एक्टिवेट कर देना एंजाइम्स को, ये एक्चुअली एक ही बात है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हम तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम की, जहां आंसर लिखने के लिए वो पूछेगा आपसे 3 पॉइंट्स, 3 यूजेस बताओ, 3 रोल्स बताओ बाइल जूस के, तो आपको 1 2 3 करना है कि नहीं करना? हाँ, तो ये इस तरह से आप ये 3 बातें बताओगे। इसको भी नोट कर लो, मार्क कर लो, ये आपका आंसर हो गया 3 मार्क के क्वेश्चन का। अब क्या होगा कि दूसरा ग्लैंड जो है, यहाँ पे जो हमने एक तो बात की लिवर की, लिवर के बारे में एक बात याद रखो कि ये लार्जेस्ट ग्लैंड है। ये बाइल बनाता है और बाइल जूस विद द हेल्प ऑफ हिपैटिक डक्ट चला जाता है। यहाँ पर हमको दिख रहा है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर इज द
स्टोरेज प्लेस फॉर बाइल जूस। बाइल जूस हमारा यहाँ इकट्ठा रहेगा, वो बनता लिवर में है और स्टोर हो जाता है गॉल ब्लैडर के अंदर। ये किसी को कंफ्यूजन ना रहे कि गॉल ब्लैडर का काम बाइल जूस बनाना है, वो केवल बाइल जूस को स्टोर करता है अपने अंदर, बनाता लिवर है। और फिर विद द हेल्प ऑफ अनदर डक्ट जिसको हम बोलते हैं बाइल डक्ट, विद द हेल्प ऑफ बाइल डक्ट टाइम टू टाइम जब भी काइम आएगा तब ये अपना सिक्रीशन यानी बाइल उसमें रिलीज कर देगा। तो लिवर डायरेक्ट बाइल रिलीज नहीं कर रहा है, वो गॉल ब्लैडर से स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है। ठीक है, ये तो बात हो गई लिवर के बारे में और गॉल ब्लैडर के बारे में। अब हम आगे बात करें तो बात आएगी पैनक्रियाज की। इन दोनों ने तो अपना काम किया। जब हम पैनक्रियाज की बात करते हैं तो पैनक्रियाज जो है वो ये दिख रहा है। ये एक ऐसा ग्लैंड है जिसको हम ड्यूअल ग्लैंड बोलते हैं। आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ते हो तो एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ते हो, वहाँ पे भी आपने पैनक्रियाज के बारे में बात की होगी। तो पैनक्रियाज एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड हॉर्मोन्स रिलीज करता है, वो अलग मुद्दा है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एंजाइम्स की। ये ड्यूअल ग्लैंड है जिसका एक पार्ट एंडोक्रिनल है, दूसरा एक्सोक्रिनल है। एंडोक्रिनल मतलब ऐसी ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसी ग्लैंड जिनके ट्यूब नहीं होती, डक्ट नहीं होती, डक्टलेस होती हैं और वो अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में डाल देती हैं। जो दूसरा सेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं, जो दूसरा पार्ट उसका होता है वो जिसमें डक्ट हैं उसको हम बोलते हैं कि ये एक्सोक्रिनल पार्ट है। और वो बेसिकली एक डक्ट होती है, कॉमन डक्ट, जो कि लिवर से भी आ रही है और इसमें से भी जा रही है। दोनों मिलकर के एक डक्ट, कॉमन डक्ट बनाते हैं जिसको बोलते हैं हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। हिपैटिक वर्ड जहाँ भी आ जाए समझ जाओ लिवर की बात हो रही है। पैनक्रियाटिक तो समझ में आ ही रहा होगा आपको कि पैनक्रियास की बात हो रही है। तो हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट एक कॉमन डक्ट है जो लिवर से आने वाली डक्ट और पैनक्रियास से जाने वाली डक्ट को मिला करके बनी है। ये अपना सीक्रेशन एक साथ उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में डाल सकते हैं। हालांकि लिवर से बाइल को आने के लिए हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाइल डक्ट जो है वो गॉल ब्लैडर से डायरेक्ट आ रही है। तो पैनक्रियाटिक डक्ट या पैनक्रियास का फंक्शन क्या हुआ कि पैनक्रियास जो है वो पैनक्रियाटिक जूस बनाएंगे और पैनक्रियाटिक जूस में एंजाइम्स होते हैं जो हमने पहले लिखा था, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, जिनका काम फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड होता है। सो देयर आर 3 एंजाइम्स। एक एंजाइम जो कि कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए है उसको हम पैनक्रियाटिक अमाइलेज बोलते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था जब हम बकल कैविटी में बात कर रहे थे कि सलाइवरी अमाइलेज बकल कैविटी में होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाटिक अमाइलेज होता है। तो इसका काम कार्बोहाइड्रेट का फाइनल डाइजेशन, मतलब कार्बोहाइड्रेट अभी जिस भी फॉर्म में है, माल्टोज की फॉर्म में है या जैसा भी है, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना इसका रोल है। लाइपेज लिपिड्स का या फैट्स का डाइजेशन करेगा और फैट को कन्वर्ट कर देगा फैटी एसिड्स में, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। और जो ट्रिप्सिन है, द थर्ड पैनक्रियाटिक एंजाइम इज ट्रिप्सिन, वो प्रोटीन अभी जिस भी फॉर्म में है, पेप्टोन पेप्टाइड फॉर्म में, उसको अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करेगा। तो इनका काम है फाइनल डाइजेशन कर देना। स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही काइम आएगा, एक तरफ से बाइल जूस, दूसरी तरफ से पैनक्रियाटिक जूस साइमल्टेनियसली आ जाएंगे और दोनों क्या कर देंगे, फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड, ऑफ मोस्ट ऑफ द फूड, मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। लेकिन अगर फिर भी कुछ बच गया तो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से भी एक और जूस निकलता है जिसको हम इंटेस्टिनल जूस बोलते हैं। वो इंटेस्टिनल जूस जो है वो हर हाल में फाइनल डाइजेशन कर देता है। अगर कुछ बच गया अभी भी तो फाइनल डाइजेशन इंटेस्टिनल जूस कर देगा और अब फूड जो है वो कंप्लीटली डाइजेस्टेड है। अब जो चीज़ अनडाइजेस्टेड रह गई है वो फर्दर डाइजेस्ट होगी भी नहीं।
तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं। जिस पार्ट में सबसे पहले फूड आता है उसको हम डिओडेनम बोलते हैं, सेकेंड पार्ट जो होता है उसको जेजुनम बोलते हैं, और फाइनल पार्ट जो सबसे लंबा होता है उसको इलियम बोलते हैं। अब स्टेप 2 ऑफ द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, यानी डाइजेशन हो गया। अब क्या बचा? अब होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, और एब्जॉर्प्शन के बाद उसको लेके जाएगा ब्लड, जिसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन, स्टेप 4। तो देखें कि क्या होने वाला है कि दोनों ग्लैंड्स की, लिवर की और पैनक्रियास की हेल्प से, लिवर के जूस, बाइल जूस की, पैनक्रियाटिक जूस की, दोनों की हेल्प से अब फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जा रहा है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फंक्शन था वो इस फूड के ऊपर, ये जब एक्शन हुआ इन सब का तो हो गया, और इसका फाइनल डाइजेशन जब हो जाएगा तो ये हाईली कन्वोल्यूटेड इसका होना हेल्प करेगा एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में। जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है उसका अब एब्जॉर्प्शन होने वाला है, इसको एब्जॉर्ब करके ब्लड में डालना है, सो दैट द डाइजेस्टेड फूड कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। उसके लिए स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल हैज these microscopic finger like projections known as villi। villi क्या है? villi are microscopic finger like projections which are supplied with a dense network of blood capillaries। blood capillaries की डेंस नेटवर्क इनके अंदर है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। क्यों है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इनसाइड द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में वैसे ही एब्जॉर्प्शन हो जाता, इनकी वजह से सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। विलाई का फंक्शन है टू एनहांस द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ये उसका आंसर है। तो विलाई जो है वो जब डाइजेस्टेड फूड की कांटेक्ट में आते हैं तो फिर ऐसा होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है। तो देखें कि क्या होता है, ये फूड को एब्जॉर्ब करते जा रहे हैं। ये डाइजेस्टेड फूड को सिंबॉलिकली दिखाया हुआ है, ये एब्जॉर्ब होते जा रहा है। एब्जॉर्ब होने के बाद उसे ब्लड में जाना है, तो ब्लड कैपिलरीज दिखाई हुई हैं। हाँ, ये फूड इसमें एंटर करेगा और ब्लड में चला जाएगा। अब एक ब्लड वेसल के अंदर फूड को जाते हुए दिखा रहे हैं। हाँ, ये भाग रहा है उसके अंदर। दिस प्रोसेस इज नोन एज स्टेप 4, एसिमिलेशन। वी कॉल इट एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का क्या मतलब हुआ फिर? एसिमिलेशन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड थ्रू आउट द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ब्लड। ब्लड आपके डाइजेस्टेड फूड को, जो कंप्लीटली डाइजेस्टेड है, आफ्टर एब्जॉर्प्शन लेकर के जा रहा है। कहाँ ले जाएगा? सेल्स के पास ले जाएगा। सेल्स के बीच में जो जगह है उनमें छोड़ देगा। सेल्स के अंदर तो जा नहीं सकती आपकी कैपिलरीज, तो सेल्स के बाहर ही छोड़ देती है। फिर डिफ्यूजन के थ्रू ये सेल में एंटर करेगा। ठीक है, तो ये स्टेप 4 ऑफ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो रहा है, एसिमिलेशन। ब्लड के साथ आपका फूड, जो डाइजेस्टेड फूड है, वो जा रहा है। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड सब कुछ जा रहे हैं, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, और सेल्स के काम आ जाएंगे जब वो सेल्स तक पहुंचा देंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम ने अपना काम कर दिया। अब जो अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड फूड है, दैट हैज़ टू बी टेकन आउट ऑफ द बॉडी। तो उसके लिए एक बड़ा स्ट्रक्चर हमको दिखता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। अभी हमारा फूड निकल करके लार्ज इंटेस्टाइन में जा रहा है। हाँ, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये लॉन्गेस्ट नहीं है, लेकिन हम लार्ज इंटेस्टाइन को उसके ल्यूमेन की वजह से, उसके ल्यूमेन के डायमीटर की वजह से लार्ज बोलते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन में जब फूड गया तो अब इसकी इनर वॉल्स पे भी विलाई है, लेकिन वो एब्जॉर्प्शन किसका करेगी? वो एब्जॉर्प्शन करेगी वाटर का। सो वाटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कमोडिटी फॉर द बॉडी, इट शुड नॉट गो आउट ऑफ द बॉडी। तो उसके लिए लार्ज इंटेस्टाइन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है टू एब्जॉर्ब द वाटर विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर आवर बॉडी
फ्रॉम द वेस्ट सब्सटेंस, अनडाइजेस्टेड फूड में से उसको निकाल लेते हैं। वाटर निकल जाता है जब, तो अब जो फूड है वो एब्सोल्युटली, अब फूड क्या मतलब अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड जो है वो अब बिल्कुल वेस्ट हो गया। तो ये इस पे मूव करते करते ये जाएगा एक छोटे से पाउच में जिसको हम बोलते हैं रेक्टम। रेक्टम में जाकर के ये इकट्ठा हो जाता है और यहाँ पर भी एक मसल है, यहाँ पे भी एक ओपनिंग पर, इसकी ओपनिंग को हम बोलते हैं एनस। एनस इज द ओपनिंग ऑफ रेक्टम। तो रेक्टम की ओपनिंग को होल्ड करने वाला एक और मसल है, जैसा पाइलोरिक स्फिंक्टर था, यहां पर है एनल स्फिंक्टर। ये एनल स्फिंक्टर इस वेस्ट को रोक के रखता है। जब वो अंदर से प्रेशर क्रिएट होता है, ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, तो एनल स्फिंक्टर ओपन होता है और ये वेस्ट जो है ये बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। दिस इज द स्टेप 5 ऑफ योर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसको क्या बोलते हैं? इजेशन। इजेशन। डोंट कॉल इट एक्सक्रीशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सक्रीशन एंड इजेशन? एक्सक्रीशन का मतलब आपकी बॉडी में ही बनने वाले जो मेटाबोलाइट्स हैं, आपकी बॉडी में ही बनने वाला वेस्ट मटेरियल, आपकी सेल्स में बनने वाला वेस्ट मटेरियल जब बॉडी से बाहर फेंक दिया जाता है तो हम उसको एक्सक्रीशन बोलते हैं। बॉडी में क्या बन रहा है? सेल के अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस हुआ, ग्लूकोज और ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना। वाटर तो सेल में काम आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट है, सेल में बना है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस के रिजल्ट में बना है। कार्बन डाइऑक्साइड विल बी रिमूव्ड आउट विद द हेल्प ऑफ लंग्स एंड दिस इज एक्सक्रीशन। सिमिलरली जब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है, प्रोटीन जब अंदर काम आ जाते हैं तो जो वेस्ट बनते हैं वो नाइट्रोजीनस वेस्ट हैं। उन नाइट्रोजीनस वेस्ट में दो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं, यूरिया एंड यूरिक एसिड। वो सेल में बने हैं प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से, उनका रिमूवल होता है विद द हेल्प ऑफ ऑर्गन्स कॉल्ड किडनीज इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो यूरिन का रिलीज जो है दैट इज ऑल्सो एक्सक्रीशन। बट दीज सब्सटेंसेज विच आर रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी आर नॉट प्रिपेयर्ड इनसाइड द सेल्स। ये आपकी सेल में नहीं बने, ये सेल में कभी थे ही नहीं, ये सेल में कभी गए नहीं, इनका डाइजेशन भी नहीं हो पाया, इनके ऊपर एंजाइम्स काम नहीं कर पाए और इनका एब्जॉर्प्शन भी पॉसिबल नहीं था। इसलिए तो ये आपकी बॉडी का पार्ट कभी नहीं थे, ये आपने ऊपर से डाला और आपकी बॉडी इसको ले नहीं पाई तो ये बाहर निकाल दिए गए। तो दिस इज नॉट एक्सक्रीशन। ये हमारा कंप्लीट होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है बेटा, और ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा कंप्लीट होता है, ऊपर से लेकर के नीचे तक सारी बातें हमने यहाँ पर कर ली हैं। आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका जो आपकी बुक जो है वो इस तरह का दिखाती है। यही बात मैंने आपके एक वीडियो की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश की है। अब आप अपनी बुक लेके बैठ जाओ और इस वीडियो को आप देखो, हर स्टेप पर पॉज करके जो जो पॉइंट्स मैंने बताए वो सारे लिख लो और इसकी लिख करके प्रैक्टिस करो। छोटा क्वेश्चन 1 मार्क का है तो भी आपको आंसर आता है, 3 मार्क का क्वेश्चन है तो भी आपको आंसर आता है, और 5 मार्क का पूरा सिस्टम आए तो भी आपको आंसर आता है। डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करो और लिख लिख करके आंसर लिखने की भी प्रैक्टिस करो। हाँ, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। फुल मार्क्स लेके आओ, मजे करो। थैंक यू।